हेलो बच्चों। आज हम 6th ग्रेड एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। देखो यहाँ पे एक लड़की दी गई है और इसके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है। बोला, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यानी कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि जो पहले वाले लोग होते थे वो क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह का खाना खाते थे या फिर बच्चे उस समय क्या खेल खेला करते थे। हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अतीत अतीत का मतलब होता है जो बीत चुका है उसके बारे में, तो हम उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। देखो यहाँ पे मानचित्र फर्स्ट दिया गया आपको। मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ, वहाँ पे आपको नर्मदा नदी के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया है। तो ये बच्चों, ये नर्मदा नदी है, ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है और ये गुजरात में और मध्य प्रदेश में बहती है। बोले कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई वर्षों पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो इस नदी के तट पे जो लोग रहा करते थे वो कुशल संग्राहक थे, यानी कि वो चीज़ों को इकट्ठा करते थे। जैसे उनको जो जंगल से मिल जाता था खाने पीने के लिए तो वो उसको इकट्ठा कर लेते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का खेत भी करते थे। तो कहा जा रहा है कि वो जंगलों से जड़ों, वृक्ष, पौधों की जड़ों, फलों को इकट्ठा करते थे और इन सब को वो इकट्ठा कर लेते और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थन पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आपको ये मानचित्र दिया गया और इसमें कहा गया आपको कि आप उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्थन की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो ये कीर्थन और जो सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ अफ़गानिस्तान के से की साइड्स हैं, मतलब अफ़गानिस्तान से लगती वगैरह, ये मतलब उसी साइड्स में है। फिर क्या आगे कहा जा रहा है कि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व क्षत्रिय पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों का उपजाना आरंभ किया। कहा जा रहा है कि जो मतलब ये सुलेमान और कीर्थन की पहाड़ियाँ हैं, बोले इसी साइड 8,000 वर्ष पहले जो लोग थे उन्होंने गेहूं और जौ को उपजाना शुरू कर दिया, मतलब जौ और गेहूं की फसल लगाना शुरू कर दी। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। कहा जा रहा है कि ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाओ। फिर कह रहा है कि जो हमारा भारत है इसके उत्तर पूर्व में बच्चों जो गारो पहाड़ी हैं ये मेघालय में पड़ती हैं। जो हमारा एक राज्य है भारत का, ये गारो पहाड़ियाँ वहीं पर हैं। और जो आपको मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों के लिए कह रहा है, या विंध्य पहाड़ियों के लिए कह रहा है, ये पहाड़ियाँ हमारे भारत के मध्य में स्थित हैं। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे।
कहा जा रहा है कि यहाँ भी कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, और कहा जा रहा है कि जो जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान जो हमारा विंध्य की पहाड़ी है उसके उत्तर में था। आगे देखते हैं हम अब। फिर कहा जा रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। देखो बच्चों, जो हमारी सिंधु नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व मतलब 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कहा जा रहा है कि जो सिंधु की सहायक नदियाँ थी, इन नदियों के किनारे 4700 वर्ष पहले कुछ नगर फले और फूले, यानी कि उनका विकास हुआ वहाँ पे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और साथ में कहा जा रहा है कि जो गंगा नदी है हमारी, इसके किनारों पे भी और इसकी जो सहायक नदियाँ थी उनके किनारों में भी नगर फले फूले, लेकिन ये 2500 वर्ष पहले हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो बच्चों, ये जो हमारी सोन नदी है ये गंगा की एक सहायक नदी है, और ये जो आपकी सोन नदी है ये भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो गंगा के दक्षिण का जो आसपास का इलाका था उसको उस समय मगध के नाम से जाना जाता था, और आज उसको हम बिहार बोलते हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और में जो मगध के शासक थे या जहाँ वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने मतलब एक विशाल साम्राज्य का स्थापना की। वो ये ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ पे एक काफ़ी अच्छी वन संपदा थी। जंगलों से उन्हें हाथी मिल जाते थे, जंगलों से उन्हें लकड़ी मिल जाती थी, और नदियों का पानी भी था। इसलिए वहाँ के शासक काफ़ी समृद्ध और ताकतवर भी थे। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। फिर कहा जा रहा है कि देश के अन्य जो हिस्से थे वहाँ भी ऐसे राज्य काफ़ी थे। बोले लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी वह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। कहा जा रहा है कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, कहा जाता है कि ये जो दक्षिणी एशिया से छोटा है, लेकिन ये मतलब इसमें काफ़ी देश आते हैं तो इसको हम एक उपमहाद्वीप ही बोल देते हैं। वैसे तो ये महाद्वीप से छोटा है, इसमें कुछ देश आते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है मतलब यहाँ के लोगों ने यात्राएं की, और ये यात्राएं इतनी आसान थी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने यात्रा की क्योंकि वो करना चाहते थे, इसलिए वो कर सके यात्राओं को। अंत कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कहा जा रहा है कि लोग कभी कभी काम की तलाश में, जैसा आज भी होता है कि किसी जगह काम ना मिले तो लोग एक स्थान से दूसरी जगह काम की तलाश में चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे जो घूमना चाहते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, और कहा जा रहा है कि कभी कभी जो एक राजा था जैसे उसकी सेना चली गई दूसरे क्षेत्र पे विजय हासिल करने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और कहा जा रहा है कि जो व्यापारी थे वो भी कभी कभी काफिलों में चलते थे, यानी कि इकट्ठे होकर चलते थे, और कभी कभी जहाज़ों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। और जैसे बच्चों आज आप आजकल भी देखते हैं कि जो धर्म प्रचारक होते हैं, जब कुछ ऐसे होते हैं लोग जैसे जो धर्म से जुड़े होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और वो लोगों को बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जहाँ हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में
उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे, और कुछ लोग नए नए स्थानों की खोज करना चाहते थे, इसलिए भी वो यात्राएं करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, और ये लोगों ने जो यात्राएं की, इससे विचारों का आदान प्रदान हुआ, यानी कि हमारे विचार किसी और ने जाने, उनके विचार हमने जाने, तो मतलब विचारों का भी आदान प्रदान हुआ। फिर आगे आता है आपका कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। बोले एक बार फिर से मानचित्र फर्स्ट को देखो। बोले पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। कहा जा रहा है कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, और मतलब इस तरह की काफ़ी प्राकृतिक सीमाएं, यानी कि सीमाएं बनाते हैं जो समुद्र है, जहाँ जो पहाड़ियाँ हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ही ऐसा कर सके। तो कहा जा रहा है कि जैसे किसी पर्वत को पार करना या किसी समुद्र को पार करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी जो लोग ऐसा चाहते थे वो ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और जहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे। तो बच्चों जब लोगों ने यात्राएं की तो वो एक दूसरे के परंपराओं को जानने लगे, एक दूसरे के भोजन के बनाने के तरीकों को जानने लगे, और इस तरह से आदान प्रदान हुआ संस्कृति का भी। बच्चों आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।